हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इस टॉपिक को जो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका ये जो हमारा टॉपिक है, जो सब टॉपिक जो है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं प्रॉपर्टीज पर और क्लैरिटी लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इलस्ट्रेशंस यानी कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर अलग एक सेक्टर या सेगमेंट में, जैसे कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, या फिर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो जैसे IIT JEE, नीट, ओलंपियाड, NTSC, CUET, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट में आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। आप पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे साथ अचीव या अटेन कर सकते हैं विद आवर प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, और सबसे पहले जानेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपको क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, हम इंश्योर करते हैं कि हम हर चैप्टर के एक एक सिंगल टॉपिक पर प्रॉपर थरो कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बनाएं, जिसमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स भी रखें, ताकि हर कंसेप्ट को थ्योरेटिकली ना समझाते हुए, ना सिर्फ थ्योरेटिकली समझाते हुए, आपको उसे कंसेप्चुअली एप्लीकेशन के टर्म्स में समझाएं, मतलब न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के साथ आपको उस कंसेप्ट को और क्लैरिटी दें। तो इस तरह से हम थ्योरी लेक्चर्स टॉपिक वाइज समझते हैं स्टूडेंट्स। अलॉन्ग विद दैट, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक की आपको DPP प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। ये DPP आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस DPP में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रखकर उस टॉपिक को आपको कंसोलिडेट करवाने की कोशिश की जाती है, मतलब वो टॉपिक आप और मजबूत बना सकते हैं, उसे और बेहतर कर सकते हैं विद द DPP। कैन यू बिलीव स्टूडेंट्स की DPP ना सिर्फ आपको दी जाती है बल्कि DPP का भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देन DPP और फिर उस DPP का भी वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर पाएँ, अपनी अप्रोचेस समझ पाएँ और देख पाएँ कि क्या इस तरीके को और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या इन अप्रोचेस को और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें भी आप अश्योर या इंश्योर कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडेंट्स हम इंश्योर करते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करें, हम हर वैरायटी का क्वेश्चन करें, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वाइल ये इंश्योर करते हुए कि आपको हर वैरायटी, हर कैटेगरी का क्वेश्चन हमें रिड्यूस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन से हम एक्सपोज कर पाएँ, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना सीख पाएँ और एग्जाम में बिना किसी प्रॉब्लम के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स, हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको JEE मेंस और JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएं। यानी इन पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को करवाने का मोटिव बड़ा सिंपल सा है कि आप एग्जाम की थॉट प्रोसेस समझ पाएं, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच किया जाता है, उनकी सारी कहानी आप अच्छे से समझ पाएं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। एक सिंपल सा इंटेंट या मोटिव रहता है। अलॉन्ग विद दिस स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स भी आप हमसे क्लियर करवा सकते हैं, आपके डाउट्स भी हमसे क्लियर हो जाएंगे। बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस है स्टूडेंट्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा जहां पर लिखा होगा आस्क योर डाउट, या फिर जब वेबसाइट पर जाएंगे वहां भी आपको एक बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा आस्क योर डाउट। आप उस बटन पर क्लिक करिए, एक फॉर्म फॉरवर्ड होगा, अपने डाउट को प्रॉपर्ली क्रॉप करके प्रॉपर रिजोल्यूशन में क्लियर इमेज के साथ हमें फॉरवर्ड करिए। उस फॉर्म में रिमार्क का भी ऑप्शन होता है जहां पर आप एग्जैक्टली मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और इस तरीके से एक कंबाइंड लेक्चर में आपके सारे डाउट्स एक्यूमुलेट करके क्लियर किए जाएंगे। तो आपके डाउट्स भी एड्रेस होंगे स्टूडेंट्स। ना सिर्फ ये बल्कि आप अपने चैप्टर्स की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एवेल्युएट या एसेस कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट देकर आप समझ सकते हो कि किस चैप्टर में आपने कितनी अच्छी कमांड डेवलप की है, उसे आपने कितने अच्छे से समझ लिया और उस पर और कहाँ आपको और इंप्रूव करने या डेवलप करने की जरूरत है, या तो कुछ रिवाइज करके या कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, चैप्टर वाइज टेस्ट देकर। अलॉन्ग विद दिस स्टूडेंट्स, यस ऑफ कोर्स आपकी हर चीज़ को लेकर, मतलब स्ट्रेस को लेकर या टाइम मैनेजमेंट को लेकर या लेट्स से बुक्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी गाइडेंस या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आपको एग्जाम से रिलेटेड भी चाहिए होता है, तो हमेशा सारे फैकल्टी मेंबर्स जब भी कोई ज़रूरी बात आपसे कहनी या करनी होगी, वो सारी बातें भी हम कम्युनिकेट करेंगे और क्लियर करते रहेंगे, ताकि आपकी परेशानियाँ सारी रिजॉल्व रहे और आप फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी अकेडमिक्स पर फोकस कर पाएँ और आप अच्छे से IIT JEE या नीट की तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ। अलॉन्ग विद दिस स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एग्जाम के वक्त वन शॉट रिविजन भी क्रिएट करेंगे, यानी एक कंबाइंड, एक क्रिस्प, एक प्रिसाइज वन शॉट रिविजन, जिसके थ्रू आप उस चैप्टर को एक बार क्विकली रिवाइज कर लें, उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और उसके लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स के साथ, ताकि जो आप
एंशियस से हो जाते हो एग्जाम के वक्त, हल्के से घबराहट सी होती है वो दूर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर देने जाएंगे, ताकि आप ये अश्योर्ड या इंश्योर्ड रहें कि हाँ हमने चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया और हर चीज़ एक बार और अच्छे से कर ली गई है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देंगे तो बेशक आप और अच्छा स्कोर ला पाएंगे, क्योंकि वो डर शायद खत्म हो चुका होगा विद द हेल्प ऑफ दीज वन शॉट रिविजन्स ऑफ कोर्स। अलॉन्ग विद दिस स्टूडेंट्स हम इंश्योर करेंगे कि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, यानी आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस के मॉक्स दे रहे होंगे काफ़ी सारे, ताकि रियल एग्जामिनेशन से जाने से पहले आप उस एग्जाम के एम्बियंस को, उस प्रेशर को, उस एटमॉस्फेयर को फील कर पाएँ और अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाएँ कि आप अपने स्कोर को किन तरीकों से ऑप्टिमाइज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स देता है स्टूडेंट्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज हम समझेंगे कि किसी भी इन्वर्स फंक्शन, पहले तो हम यहीं से शुरू करेंगे और फिर अभी तक बेस्ड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर हम ये समझना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स कि किसी भी जैसे लेट्स से साइन इनवर्स एक्स मुझे दे दिया गया और उसका करस्पॉन्डिंग कोई सा भी मुझे इन्वर्स पूछा कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स के किस वैल्यू के इक्वल होता है या टेन इनवर्स के किस वैल्यू के इक्वल होता है, तो ये सारी बातें कैसे निकाली जाती हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे। बड़ी सिंपल, बड़ी सॉर्टेड और सुलझी हुई सी प्रोसेस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यू विल एंजॉय इट। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई दे देता है कि सर मेरे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, मेरा सजेशन है इंटरनली आप ब्रेन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप कुछ मत करिए, साइन इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल रखें, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से मुझे एक नया रिजल्ट मिल रहा है दैट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और जैसे ही आपको साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मिलता है, आप एक छोटा सा ऑपरेशन करिए, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल मन में एज्यूम कर लीजिए और मान लीजिए कि आपके पास एक एंगल है थीटा। एंड वी नो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी, बड़ी ही सॉर्टेड सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर थीटा यहाँ पर है तो साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहना है से फॉर अ व्हाइल कि साइन थीटा मेरे लिए x अपॉन 1 लिखा हुआ है, आई होप ये मान सकते हो। अगर ये x अपॉन 1 लिखा है तो परपेंडिकुलर कितना माना जा सकता है स्टूडेंट्स, x, और हाइपोटेन्यूज कितना माना जा सकता है 1। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मुझे पता है तो क्या मैं बेस पता कर सकता हूँ, आई होप बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बेस कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, मैं इसे लिखूंगा अंडर रूट ओवर व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ आई। सर अगर ये पता चल गया है तो आई थिंक अब आप सब कुछ पता कर सकते हो। जैसे अगर साइन थीटा मुझे पता है तो क्या आप मुझे कॉस थीटा लिखने में हेल्प कर सकते हो स्टूडेंट्स। व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्लियरली 1। सर ऐसे ही क्या आप मुझे टेन थीटा लिखने में हेल्प कर सकते हो। आई होप टेन थीटा विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि टेन थीटा के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसे हम लिखेंगे x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली क्या आई होप आपको ये बहुत चैलेंजिंग काम लगता है कि आप मुझे बता पाओ कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स। आई होप यू आर रियलाइजिंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। सर कॉसेक थीटा बड़ी सिंपल सी वैल्यू होगी कितनी, कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा था x अपॉन 1 तो कॉसेक विल बी 1 अपॉन x, है ना। तो कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा 1 अपॉन x। मैं एक सेंस आपको देना चाह रहा हूँ कि देखो इन्वर्स निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देखो अगेन मैं अगर कॉस थीटा से कॉस इन्वर्स थीटा, मतलब कॉस इन्वर्स ये जानना चाहूँ या थीटा की वैल्यू जानना चाहूँ, तो कहना ऐसे यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स। आई होप आपको नजर आ रहा है ये कितना होगा, ये होगा सर कॉस इनवर्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई, यानी थीटा अगर साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है तो वही थीटा इसके भी इक्वल होगा। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ से भी आई होप, थीटा लिखना बहुत टफ टास्क नहीं है। यहाँ से मैं थीटा क्या लिखूंगा सर, यहाँ से आप लिखेंगे थीटा टेन इनवर्स व्हाट, देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। क्या सिमिलरली आप जल्दी से अब मुझे कॉसेक थीटा से थीटा निकाल सकते हो। आई होप ये भी हम बता सकते हैं थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स। ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि सर साइन थीटा अगर x है तो कॉसेक इनवर्स x कितना होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स 1/x जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा सर, वो होगा थीटा। सिमिलरली क्या इतना देखकर अब डायरेक्टली थ्रू योर ओन ऑब्जर्वेशन क्या आप मुझे सेक इनवर्स मतलब थीटा सेक इनवर्स की टर्म में और थीटा कॉट इनवर्स की टर्म में बता सकते हो। आई होप अभी पार्ट बहुत सिंपल सा है। सर अगर आप जानना चाह रहे हो क्या, सर अगर आप जानना चाह रहे हो क्या थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स के टर्म में, तो सेक इनवर्स कहाँ जाता है सोच के बताओ। सेक इनवर्स क्या होता है सर, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है दिस अपॉन दिस, तो सेक क्या होगा
दिस अपॉन दिस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक इनवर्स जो होगा थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक इनवर्स। सिमिलरली एक छोटा सा काम और कर लीजिए सर, क्या आप मुझे कॉट इनवर्स एक्स मतलब कॉट इनवर्स बता सकते हैं थीटा कितना होगा एक्स की टर्म्स में? तो आई वुड से कॉट इनवर्स जब आप लिखना चाहें तो पहली बात तो tan इनवर्स का रेसिप्रोकल होगा, या फिर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्लियरली व्हाट, अपॉन क्लियरली एक्स, है ना। तो इस तरीके से हम थीटा को लिखेंगे। क्या ये सारी बातें आपको समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं है और चीज़ें क्लियरली आपको नजर आ रही हैं जो मैं कहना या समझाना चाह रहा हूँ। अगर इसी तरीके से मान लो मुझे कॉस थीटा पूछ लिया जाए, आई होप आपको प्रोसेस समझ आ रही है। अगर मान लो मुझे कॉस थीटा पूछ लिया जाए, जैसे मुझसे बोला जाए, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये अगेन आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो, और मुझसे कोई कहता है कि सर मुझे तो ये पता है, बहुत ध्यान से सुनिए, कि आपके सामने लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो अब वो पूछ रहा है आपसे कि साइन इनवर्स कितना होगा, टेन इनवर्स कितना होगा, ये सब इसके जो इक्विवेलेंट वैल्यूज होंगी जहाँ पे आप एक्स के टर्म्स में उसे एक्सप्रेस करोगे वो क्या होंगी। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस वापस अगर मैं रिपीट करूँ कि सर अगर कॉस इनवर्स एक्स थीटा है तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं सर, हम कंक्लूड करते हैं कि कॉस थीटा एक्स है। अब जैसे ही सर आपको कॉस थीटा एक्स दिखा, आई होप कहना बड़ा सिंपल सा है, अगर सर ये थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसे x अपॉन 1 मान सकता हूँ, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ x और इसे मैं बोल सकता हूँ 1। और अगर ये x और 1 हुआ तो आई होप परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इनसाइड एंड अंडर रूट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर। और अगर ये निकल के आया तो क्या मैं सीधे अब चीज़ें लिख सकता हूँ स्टूडेंट, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर cos इनवर्स x ये है तो थीटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स कितना होगा सोच के बताओ, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्लियरली अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट अबाउट थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स? आई होप ये बातें भी कहना बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। थीटा टेन इनवर्स की टर्म में कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्लियरली कितना एक्स। आई होप आपको बातें क्लियरली समझ आ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर कोई पूछता है कॉसेक इनवर्स एक्स, आई होप अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, मतलब साइन इनवर्स ये दिख रहा है, तो कॉसेक इनवर्स भी आप बता ही सकते हो। थीटा मतलब एक्स की टर्म्स में कितना होगा स्टूडेंट्स। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, या फिर मैं ऐसे कहना चाहूँ तो क्या कहूँगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा 1 अपॉन दिस, इसका रेसिप्रोकल। तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप कॉसेक के बारे में जानना चाह रहे हो तो कॉसेक के बारे में क्या कहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप पूछते हो सर कॉसेक इनवर्स, तो मैं लिखूंगा उसे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली कितना होगा, थीटा। सिमिलरली सर अगर आप सेक के बारे में जानना चाहते हो, अगर थीटा आप सेक इनवर्स की टर्म में लिखना चाह रहे हो, तो अगेन दोनों बातें हैं सर, या तो अगर सेक कॉस थीटा पता है x, यानी कॉसेक इनवर्स x से थीटा, तो सेक इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन x थीटा, या फिर ऐसे देखना है तो ऐसे देख लो, सेक इनवर्स, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। आई होप आपको नजर आ रहा है। तो दोनों तरीकों से आप इसे लिख सकते थे, इस तरीके से आप बता सकते थे। क्या आप एक और चीज सोच सकते हो स्टूडेंट्स, अगर सेक और कॉसेक पता तो क्या मैं कॉट इनवर्स के बारे में भी कोई कमेंट कर सकता हूँ। कॉट इनवर्स कितना होगा सोच के बताओ सर, अगर 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बातें आपको सारी समझ आ रही हैं, हम कैसे निकाल रहे हैं और इनसे कैसे हम डील करेंगे। यहाँ तक आई बिलीव कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मुझसे कोई कहे टेन थीटा अगर आपको दिया हुआ है, यानी मान लो आपको टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, जैसे अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, है ना, जैसे अगर कोई कहे कि सर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, अब आप क्या कहेंगे। अगेन सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स, अगर अब मुझे बाकी इनवर्स फंक्शन के टर्म्स में कहना है तो मैं कैसे लिखूंगा वो सवाल है। तो पहला सवाल तो यही, क्या मैं टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ, मतलब टेन थीटा क्या हुआ एक्स अपॉन 1, और जैसे ही टेन थीटा एक्स अपॉन 1 हुआ, मतलब वही हमारा राइट एंगल वाला कंसेप्ट अगर मैं यूज करूँ, तो सर अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा अगर एक्स है तो एक्स अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन 1, तो एक्स को हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और बेस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स 1। और इस बेसिस पे अगर मुझे चीजें पता चल रही हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनसाइड एंड अंडर रूट। आई होप ये बात आपको समझ आई। और अगर ऐसा कुछ पता चल गया है तो आई थिंक अब तो चीजें बहुत क्लियर है सर। अब आप पूछो क्या पूछना है, हम सब लिख देंगे। जैसे क्या पता करना है सर, अगर आपको थीटा चाहिए साइन इनवर्स की टर्म में, तो थीटा साइन इनवर्स की टर्म में कितना होगा सोच के बताओ स्टूडेंट्स। साइन थीटा कितना होता है वैसे सोच लो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है थीटा कॉस इनवर्स की टर्म्स में, तो आई होप ये बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है। अगर कॉस इनवर्स की टर्म में पूछता है तो कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा कॉस इनवर्स की टर्म्स में कितना होगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन, आई होप आपको नजर आ रहा है कितना, अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सिमिलरली अगर आपसे साइन और कॉस लिखते बन रहा है, आई थिंक 10 तो हमें दिया ही है, क्या मैं कॉसेक, सेक और कॉट भी पता कर सकता हूँ? आई होप अब आपको नजर आने लगा है कि अगर ये साइन इनवर्स है तो कॉसेक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल है ना। तो कॉसेक इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी सोच के बताओ। ये हो जाएगा सर 1 अपॉन मतलब √1 + x² अपॉन क्लियरली x। ये भी थीटा के इक्वल होगा। नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, अगर इसी तर्ज पे मैं निकालना चाहूँ सेक के बारे में अगर बात करूँ तो सेक कितना होगा स्टूडेंट, सेक इनवर्स है ना। कॉस इनवर्स वाला ये जो पार्ट है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 + x² है ना √ के अंदर, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको समझ आ रही है। और इसी तर्ज पे सिर्फ इसी को देखकर क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर अगर tan थीटा x है तो cot थीटा कितना होगा 1/x, तो थीटा कितना होगा सोच के बताइए स्टूडेंट्स, cot इनवर्स 1/x। तो बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों को सोचने के। मैं कहता हूँ ये तरीका हमेशा फटाफट काम करेगा, आप इस पर रिलाई करना, ये बहुत जल्दी आपको वैल्यूज देगा। आई होप आप ये बात याद रखेंगे और इस तरीके से सारी चीज़ें सोच पाएंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक सारी क्लैरिटी है और यही बातें यहाँ पर आपको समझाने, बताने या कहने की कोशिश की गई हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मान लो आपको क्या दिया गया था, साइन इनवर्स x, तो उसे बाकी टर्म्स की, बाकी x के अलग अलग इनवर्स फंक्शंस के टर्म्स में कैसे लिखते हैं वो हमने फिगर आउट किया। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है cos इनवर्स x, तो उससे फिर अलग अलग एक्सप्रेशंस के टर्म में कैसे एक्सप्लेन किया, आई होप एक्सप्रेस किया वो हमें समझ आया। सिमिलरली अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि अगर साइन और कॉस इनवर्स के अलावा मेरे पास tan इनवर्स भी हो, तो tan इनवर्स x अगर दिया है तो बाकी इनवर्स फंक्शंस के टर्म्स में उन्हें कैसे एक्सप्रेस करते हैं हमने वो भी सीखा। आई होप ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ आई और यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है और आप बहुत ईजिली कर लेंगे। और जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि इसको इतना रटने या याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे इतने सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस बड़ी सिंपल सी है। जैसे अगर मुझसे कभी कोई कहे, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, मान लो मुझसे कोई कह देता है कि सर आपका जो tan इनवर्स है, जो आपका tan इनवर्स है लेट्स से वो है 3/4 है ना, आपका जो tan इनवर्स है वो है 3/4 और उसको आप लिख के बताओ सेक इनवर्स के टर्म में। तो आई होप बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है, आप तो क्या करो, अब तो फटाफट आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना लो है ना, और इसको क्या करो, अगर ये tan इनवर्स 3/4 लिखा है तो इसको थीटा के इक्वल लिख लो। और जैसे ऐसा लिखा तो मैं क्या बोल पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो अगर कहीं ना कोई एंगल रहा होगा थीटा, तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये परपेंडिकुलर है 3 तो बेस कितना है सर 4, और अगर ये परपेंडिकुलर 3 है बेस 4 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 3² + 4², 9 + 16 कितना 25, 25 का √5, तो ये कितना हो जा रहा है 5। अब अगर मुझसे कोई पूछता है सेक इनवर्स है ना, तो उसको निकालने से पहले मैं काम करता हूँ, सर सेक थीटा निकाल लेते हैं। सर सेक थीटा कितना होगा, सर सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कॉस होता है अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक कितना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी हो जाएगा 5/4। सर सेक थीटा अगर 5/4 आया तो क्या आप थीटा को बता सकते हो कितना होगा, सर थीटा इज नथिंग बट सेक इनवर्स 5/4। मतलब जो tan इनवर्स आपका 3/4 लिखा हुआ था उसे डायरेक्टली आप सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4 को कितना सेक इनवर्स 5/4। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे सोचिए और फटाफट अप्लाई करके निकाल लीजिए। आई होप ये प्रोसेस ज़्यादा आसान है। आप सोच रहे होंगे कि tan थीटा ये तो एक रेशो है सर 3/4, आपने इन्हें वैल्यूज़ क्यों ले लिया, आप 3x 4x भी ले लो, आप 3 के 4 के भी ले लो, तब भी आपका वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5k/4 के, फिर वो कैसे के कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये भी तो रेशो ही है, तो अल्टीमेटली बात वहीं आके रुक जानी है। तो इसे याद रखिए, आप इन्हें एज इट इज़ वैल्यूज़ भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर, जहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात है। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और अब हम आते हैं हमारे आज के लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम उस पार्ट पर हैं जहां हम न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो स्क्रीन करिए, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और एक बार ट्राई करके मुझे आंसर बताइए कॉमेंट में जल्दी से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। मेरा पूरा यकीन है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सही गेस करके कमेंट में ज़रूर अपना आंसर लिखा होगा। शुरू करते हैं क्लास इस क्वेश्चन का डिस्कशन। वो कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स सेक ऑफ -30 डिग्री। क्या करना होगा, क्या सोचा जा सकता है, उस पर बात करते हैं। याद करिए स्टूडेंट्स, हमारी तो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है सर, या तो दो काम कर लो, या तो आप ऐसा कर लो कि सेक -30 डिग्री की वैल्यू निकाल लो और उसे रख दो, या फिर एक अच्छा आइडिया होगा कि आप वो प्रॉपर्टी लगा लो सेक माइनस थीटा वाली। आई होप आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं। मैं काम करता हूँ सर, चीज़ें क्यों घुमा फिरा के करना, चीज़ें क्यों अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करना, जैसा जैसा दिखता चला जा रहा है वैसा वैसा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो सर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सेक -30 डिग्री इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट वैल्यू फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ट्रबलसम पार्ट नहीं होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो दो तरीके, मैं इस क्वेश्चन को सोचने के दोनों तरीके बताता हूँ। घुमा फिरा के भी आप बात करें या सीधे सीधे भी लाएं या स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अगर आप सोच पा रहे हो तो देखो, अगर आपको सेक के ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है
तो याद करो क्लास, मुझे तो इतना पता है कि सेक और कॉस फॉर्चुनेटली इवन फंक्शन होते हैं। तो आप तो ऐसे सोचो, सेक माइनस 30 डिग्री कितना होगा? याद करो स्टूडेंट्स, ये सेक 30 डिग्री के इक्वल होगा। क्या आप ये बात याद, रिकॉल या सोच पा रहे हो? हमने 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में पढ़ रखा है कि सर सेक माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा, सेक थीटा या कॉस थीटा रिस्पेक्टिवली होता है। आई होप ये बात याद है। उसी प्रॉपर्टी को मैं कंक्लूड या इंक्लूड या यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। आई होप ये बात आपको याद है। तो अगर इस तरीके से सोचा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ -30। अब -30 का क्या करें? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जो मैं सिंपल सी हिदायत आपको दे रहा हूँ कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ सेक 30, है ना। तो दिस इज सेक 30 डिग्री। आप चाहते तो सेक -30 की भी वैल्यू निकाल लेते, बात वहीं आके रुक जाती कि वो वही आ रही होती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। इस बात को सोचने का अगर एक और नजरिया मैं आपको दूं तो एक और तरीके से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। अगर कंफ्यूजन है तो अगर आप नहीं समझ पा रहे, है ना, तो इस बात को ऐसे समझो, क्या मैं सेक इस -30 को ऐसे लिख सकता हूं 0 × पाई -30। आई होप आपको ये बात समझ आ रही। कोई ज़्यादा बड़ा काम मैंने नहीं किया, बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझाना चाह रहा हूँ। इस बात को समझो स्टूडेंट, जब 0 × पाई -30 आप कर रहे हो तो क्वाड्रेंट वाली अगर मैं थ्योरी अप्लाई करूँ, अगर आपको मैं पॉइंट समझाना चाहूँ कि मैं एक्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये होता है 0 और ऐसे करते करते चलता चला जाता है। तो 0 × पाई मतलब क्या? ये आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट किया, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में ले आए हो? कॉस -थीटा है, सेक -थीटा है, कोई सा भी -थीटा क्लियरली फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप डील कर रहे हो और ये क्लियरली पाई का एक मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल होने की वजह से सेक तो सेक ही रहेगा, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? सेक, है ना। बहुत ही मेटिकुलसली मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, खैर ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं इस बात को आगे ऐसा लिखूं तो ये है एंगल 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? 30 डिग्री। और जहां तक सेक के आगे मुझे प्लस या माइनस साइन लगाने की बात है, तो क्लियरली हम जानते हैं कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे सेक क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेक -30 को मैं सेक 30 लिख सकता हूँ। और बाहर ऑल दो हमारे पास क्या लिखा हुआ है सर? हमारे पास लिखा हुआ है सेक इनवर्स ऑफ सेक 30। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है। और अगर अब मैं कहना चाहूँ तो या तो पहले मैं सेक 30 की वैल्यू निकालूँ और फिर उसका इन्वर्स निकाल के वापस वही बात निकालूँ, तो कहानी आप घुमा के क्यों कहना चाह रहे हो सर? सीधे सीधे आंसर नजर तो आ रहा है। आंसर सीधे सीधे इसलिए नजर आ रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे पता है जब सेक इन्वर्स ऑफ सेक आप निकालते हैं, जब भी आप एंगल निकाल रहे होते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये इसके डोमेन में फॉल करता है। डोमेन में फॉल करने का मतलब है क्या ये वो प्रिंसिपल वैल्यू के आसपास घूम रहा है, उसके अंदर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे जितना याद है सर, अगर आप कभी भी निकालते हो, कभी भी आप निकालते हो सेक इन्वर्स ऑफ एक्स, तो जो एंगल आता है, जो ये थीटा आता है, ये थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है सर? सेक और कॉस की बात करें तो ये 0 से पाई तक होता है। आई होप आपको याद है। और सेक के लिए वो -π/2 हम एक्सक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये बात याद है, सेक के लिए, है ना, सेक इनवर्स के लिए। तो वही बात मैं यहाँ पर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस एंगल को देखना चाहूँ तो 30 डिग्री क्लियरली 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है और क्लियरली ये 90 डिग्री नहीं है। तो क्या मैं सीधे सीधे कहूँ कि सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा is always a theta as long as this theta lies between 0 and 180 degree excluding 90 degree। तो बेशक मैं इसे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? मैं इसे सीधे सीधे 30 डिग्री लिख दूंगा because what? Because 30 degree clearly lies between what? It lies between 0 and 180 and of course 30 degree is clearly not equal to 90 degree और π/2 जैसा भी आप इसे लिखना चाहें। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो थ्योरम सीख रखी है वो क्या सीखी है स्टूडेंट्स? सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज ऑलवेज अ थीटा एज लॉन्ग एज द थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ या किया है। और एक छोटा सा ऑपरेशन और परफॉर्म किया कि सेक -थीटा, सेक थीटा होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में -थीटा लाया करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्चुनेटली सेक और कॉस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा प्लस सेक 30 डिग्री लिख दूंगा। आई होप ये बात आपको समझ आई, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ आए। बहुत ही डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको एक एक कंसेप्ट बताने की कोशिश की, क्योंकि जब हम अभी इनिशियल स्टेज पर हैं तो आपको स्क्रैच से चीज़ें बताई जा रही है, एक एक बारीक से बारीक कंसेप्ट बताया जा रहा है, बट ग्रेजुअली ये बात ये लाइन मैं एक ही स्टेप में लिख दूंगा। मतलब मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि देखो मैं इतना नहीं करूंगा, मैं ब्रेन में चाहूंगा कि आप सोचें कि सेक -30 सेक 30 होता है, 30 0 से 180 के बीच लाया करता है, सेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 30 डिग्री। आप ऐसा देख कर सोच पाएं, मैं वो स्टेज चाह रहा हूँ। बट आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आए। इनिशियली ऑब्वियसली हम इसे बहुत डिटेल में समझेंगे ताकि एक एक बात अच्छे से क्लियर हो। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एक और शानदार सा क्वेश्चन, इसे ज़रा देखिए, समझिए और ट्राई करिए स्टूडेंट्स स्क्रीन पॉज करके, और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखिए कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लेकर आए। जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स।
आई होप आप वीडियो पॉज करके ट्राई ज़रूर करने, आंसर आए या ना आए वो एक अलग बात है, बट कोशिश ज़रूर करते हो। क्या मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स कि इस बार साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जब आप डील करने वाले हो तो आपको क्या याद रखना है? जल्दी से कमेंट में लिख के मुझे बस इतना बताओ, जब आप लिखते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा तो ये थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स? मुझे सर जितनी प्रॉपर्टी याद है इस क्वेश्चन को अभी इफ़ आई कीप असाइड फॉर अ वाइल, तो मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है कि सर अगर आप लिखते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा तो प्रॉब्लम बस छोटी सी ये रहती है, सर साइन और साइन इनवर्स नलीफाई हो जाते हैं, मतलब आई एम एबल टू राइट इट एज थीटा एज लॉन्ग एज दिस थीटा लाइज बिटवीन व्हाट, दिस थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। आई होप आपको याद होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच अगर कोई वैल्यू है तो बेशक मैं इसे थीटा लिख देता हूँ, पर आपको रियलाइज हो रहा है सर यहाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम छोटी सी बस ये हो जा रही है सर कि गड़बड़ ये है बड़ी सिंपल सी कि सर ये 5 पाई बाई 3 है और 5 पाई बाई 3 क्लियरली 5 को अगर 3 से डिवाइड करें तो पाई बाई 2 यानी पाई से भी वो बड़ा है, तो पाई बाई 2 से तो ऑलरेडी बड़ा ही है। तो मुझे इसको एक्चुअली प्रिंसिपल रेंज में लाना होगा, इस 5 पाई बाई 3 को इस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाना होगा, वाइल इंश्योरिंग कि मैं साइन को अफेक्ट ना होने दूँ। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। या तो आप क्वाड्रेंट्स में जाके देख लो, मतलब वो क्वाड्रेंट थ्योरी के थ्रू देख लो घुमा फिरा के कि कहाँ पे एंगल सेट हो रहा है उतना बना लो, या फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा तिकड़म बढ़ा लो, थोड़ा सा सोच लो और देखो कि ये किस एंगल से कम या ज़्यादा है। हमें इंश्योर करना है कि साइन रेशो साइन ही रहे, पहली बात है ना। तो अगर मैंने इसे सोचना चाहा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ कि इसे मैं लिखता हूँ अगर थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स, और 5 पाई बाई 3 को क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने इसे लिखना चाहा तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, लेट्स से साइन पाई माइनस 5 चाहिए ना हमें, तो क्या ना इसे मैं पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पाई बाई 6 नहीं, 2 पाई बाई 6 नहीं, वो पाई बाई 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर मैंने पाई बाई 6 लिखा तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6 है ना। और अगर मैंने 2 पाई में से अगर मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स, पाई के बजाय लेट्स से थोड़ी देर के लिए 2 पाई माइनस लेट्स से पाई बाई 3, बट उससे बात नहीं बनेगी। और अगर मैंने ऐड किया तो क्या होगा स्टूडेंट, ज़रा सोच के बताइए। अगर ऐड किया तो क्या करेंगे, एक बार ज़रा सोचते हैं इस वाले पार्ट को, कि अगर मैंने इसे 5 पाई बाई 3 बनाना चाहा, एक और तरीका बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। 3 से 5 पाई को डिवाइड करो, लेकिन एक्स्ट्रा डिवाइड कर दो, डबल तक डिवाइड कर दो। मानो मैंने 2 पाई तक डिवाइड किया, बहुत ध्यान से सुना मैं कैसे सोचता हूँ। मैंने 5 पाई को डिवाइड किया, बहुत ध्यान से सोचना मैं इंटरनली इसे कैसे सोचता हूँ, जैसे 3 से डिवाइड किया, लेकिन मैं 3 से ज़्यादा डिवाइड कर दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुना, 5 पाई से कम तक डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा तक डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं जानता हूँ 3 का 2 टाइम्स कितना होता है 6 पाई, और 5 पाई में से अगर 6 पाई सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच जाता है माइनस पाई। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मैं वही रूल अपना अप्लाई करूँ जो बचपन में हमने सीखा है कि सर जो आपका डिविडेंड होता है वो डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, बस वही कंसेप्ट अगर मैं अप्लाई करूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या मैं इस 5 पाई जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। 3 इंटू 2 माइनस पाई, मतलब 3 इंटू 2 पाई, ये हो जाता है 6 पाई माइनस पाई। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होगा, बहुत ध्यान से सुना। अगर 5 पाई को मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ 6 पाई माइनस पाई, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। इस 5 पाई को जब मैंने लिखा 6 पाई माइनस पाई है ना, तो ये हो जा रहा है 6 पाई माइनस पाई, और डिवाइडेड बाई कितना है स्टूडेंट्स 3। आई होप आपको नजर आ रहा है मैं आपको कहाँ लेकर जाना चाह रहा हूँ इस सिंगल से सिंपल से ऑपरेशन के थ्रू। ये जो हमने किया स्टूडेंट्स वापस, ये वो प्रोसेस है जो आपको ब्रेन में परफॉर्म करनी है और ऐसा सोचते आना चाहिए। आई होप ये नजर आ रहा है कि सर 5 पाई क्या होगा, मेरे ख्याल से 6 पाई से थोड़ा छोटा होगा, तो एक काम करते हैं, मतलब 2 पाई के आसपास आ रहा है, 2 पाई से कम है, तो इसको अगर 2 पाई से कम बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ 6 पाई माइनस पाई लिखता हूँ, क्योंकि जब 6 पाई 3 से डिवाइड होगा तो 2 पाई बन जाएगा। आई होप आप अप्रोच समझ पाए। लेकिन इसको इंटरनली अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो एक स्टैंडर्ड सा मैथड ये हमारा, वो बचपन वाला मैथड जो हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके डिवीजन करके निकाला करते थे, है ना। इसी बेसिस पे अगर मैं सोचना चाहूँ तो इसे अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मुझे दिखता है साइन इनवर्स, बहुत ध्यान से सुनिए। ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ही डिटेल में मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ कि एग्जैक्टली इंटरनली कैसे होती हैं। बट विद ऑब्वियसली अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप इन्हें बहुत जल्दी इवैल्यूएट कर पाएंगे, है ना। अगर आप चाहते तो आप चाहते, अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं सर और दूसरे तरीके से करना होता तो आप क्या कर सकते थे, आप साइन 5 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल लेते और वो जो वैल्यू आती है वो कौन से एंगल की वैल्यू होती है साइन में वो लिख देते, वो भी एक तरीका था। पर बेशक मैंने उसको थोड़ा ऐसे घुमा के बनाना चाहा कि मैं सीधे सीधे निकाल लूँ, वैल्यू को बीच में नहीं लाऊं, तो कैसे कर सकते हैं
उस पर आ रहा हूँ मैं। तो अगर ये लिखा है 6π/3 तो 6π/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2π, और ये कितना है, ये हो जाता है -π/3। आई होप आपको बात समझ आई। एंड आई थिंक अभी हमने चीज़ें सॉर्टेड से लिखी। बस ऐसा सोचना कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, मतलब मैं एक्जैक्टली 5π/3 नहीं ले पा रहा था, तो उसे ऐसे आप सोच सकते हो। या फिर अभी हम अक्सर डिवीजन कैसे करते हैं स्टूडेंट, अक्सर जैसे मैं 3 से 5π को डिवाइड करता तो मैं 5π से कम मतलब 3π तक ही डिवाइड करता। ये मैंने डिवीजन का एक अलग तरीका यूज़ किया कि मैंने रिमाइंडर नेगेटिव में लेकर आया, मतलब मैंने उसको आगे तक डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने 3 से 5π को डिवाइड किया तो मैंने 6π तक चला गया, और जैसे ही 6π तक चला गया तो -π एज अ नेगेटिव रिमाइंडर मुझे मिल रहा है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो उसी कहानी को अगर मैं यहाँ पे वर्कआउट करना चाहूँ तो आई होप सबसे ज़रूरी, सबसे खास बात आपको पता है कि सर ऑब्वियसली ऑफ कोर्स हमें ये चीज़ पता है कि 2π कहाँ होता है, और 2π की वजह से मैं बहुत हद तक चीज़ें फिगर आउट कर लूँगा। पहला ऑब्जर्वेशन जो आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, क्या, बहुत ध्यान से सुनिए सर, 2π की वजह से, क्योंकि पाई का ये एक मल्टीपल है, क्योंकि पाई है यहाँ पर तो साइन साइन ही रहेगा। तो जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो क्या होगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स ऑफ साइन। लेकिन कंसर्न है कि पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन, वो पता करना है। तो हमें मिलने वाला तो है sin π/3 ही, बट पॉजिटिव या नेगेटिव वो पता करना है। तो एक छोटी सी क्वाड्रेंट वाली थ्योरी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। मुझे क्वाड्रेंट में पता है कि अगर ये 0 होता है तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई, और अगर ये पाई होता है तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स, ये क्लियरली 2π होता है। तो सर जैसे ही मुझे 2π वहाँ मिला, याद है ना, पाई के सारे इवन मल्टीपल्स एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड। और अगर ये पाई का इवन मल्टीपल था, यानी कौन सी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, और उसमें से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट किया, मतलब आप कहाँ पर हो सर, सर आप एक्चुअली 4th क्वाड्रेंट में हो। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और अगर आप 4th क्वाड्रेंट में हो तो हमें पता है स्टूडेंट, साइन, टेन, कॉट और कॉसेक नेगेटिव होते हैं, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो 4th क्वाड्रेंट में इसका जो सिग्नेचर होगा वो होगा नेगेटिव। आई होप आपको बात समझ आई। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और एक छोटी सी प्रॉपर्टी और स्टूडेंट्स याद करो, हमने पढ़ रखा है कि अगर सर हमें ऐसा कुछ मिले, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा नहीं स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ -x, क्योंकि साइन इनवर्स x एक ऑड फंक्शन होता है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ sin π/3, तो मैं इस माइनस साइन को बाहर लाकर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ sin inverse of sin π/3। and now I will be able to write it as π/3। मैं अब sin inverse और sin को नलिफाई कर सकता हूँ, ये दोनों एक दूसरे का इम्पैक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, and I'll be left with π/3। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ π/3 बचेगा, क्योंकि ये जो π/3 है स्टूडेंट्स, ये फॉर्चुनेटली बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू को। क्या आपको ये बात समझ आई? ऑब्वियसली हमने यही तो सीखा स्टूडेंट्स की साइन इनवर्स और साइन नलिफाई कर देंगे एक दूसरे के इम्पैक्ट को, बशर्ते ये जो एंगल है अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में हो। और बेशक अब मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है ना। और ऑब्वियसली ये माइनस साइन क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव साइन सिंपल सी कारण से आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स जो होता है वो एक कैसा फंक्शन होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। तो साइन इनवर्स -x माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट और हमने अप्लाई किया और इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को वर्कआउट किया। रेज योर हैंड इन दी कमेंट बॉक्स अगर आपका आंसर -π/3 आया था। आई होप आप सभी ने -π/3 लेकर आए थे। सर क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका सही है, मतलब इतना सोच के लाना ज़रूरी है, मतलब ये वाला पार्ट करना ही होगा क्या, ये थोड़ा हमें कंफ्यूजिंग लगा, तो क्या ऐसा ही करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक और तरीका नज़र आता है, देखो एक और तरीका बताता हूँ। ऑल्दो मेरे लिए, मेरा ये पर्सनली मानना है कि शायद वो आपके लिए शायद ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा ना लॉन्गर रन, मुझे इस मैथड से चीज़ें थोड़ी सी सिंपलर है। जैसे अगर आपको ये वाली मैथड में समझाना चाहूँ, जैसे मुझसे कोई कहे कि सर आप तो बताओ साइन इनवर्स ऑफ sin 5π/3 की वैल्यू, तो एक तरीका सोचो स्टूडेंट्स, मैं इतना क्यों घुमाऊं इस क्वेश्चन को कि सर पहले तो मैं sin 5π/3 की वैल्यू निकालूं, फिर उसका साइन इनवर्स निकालूं। अब 5π/3 वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं वो वैल्यू निकालूं। आप बात समझ पा रहे हो? मतलब आप एक्चुअली सर अगर इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज जानते हो, तो ट्रिकी पार्ट बस ये था कि मुझे बस यहाँ पे साइन रखते हुए इंश्योर करना था कि साइन इनवर्स के साथ मेरे पास यहाँ साइन बना रहे। तो मैंने पाई का कोई मल्टीपल लेने की कोशिश की, पहला पॉइंट है। और जब मैंने पाई का कोई मल्टीपल लेने की कोशिश की तो उससे साइन ही बना रहा। ऑल्दो सिग्नेचर प्लस माइनस आया, वो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं था, क्योंकि वो फॉर्मूले हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, वो फॉर्मूले हमें पता थे, तो वो प्रॉपर्टी तो हम लगा पाए। बट कंसर्न बस इतना सा है स्टूडेंट्स, क्या कि मैं यहाँ पे 2π रखूँ ताकि ये साइन ही रहे, ताकि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को नलिफाई कर पाएं। और उसके लिए हमने उसको क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इस x को उस डोमेन में लाने की कोशिश की। कौन से वाले में? कि वो हमेशा -π/2 से π/2 तक रहे। आई होप आपको बात समझ आई। हाँ बेशक आप ऐसा कर सकते,
कर सकते हो। कैसा कर सकते हो सर कि पहले साइन 5π/3 की वैल्यू निकालो, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट थ्योरी लगाओ, फटाफट वैल्यू हो जाएगी, और फिर उस वैल्यू का साइन इनवर्स ढूंढो। बेशक वो भी कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की चूंकि अब प्रॉपर्टी पता है और ये अच्छे से मेमोराइज हो गई और आप इन्हें अप्लाई करना ही तो सीख रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, तो फिर वही कन्वेंशनल तरीके क्यों यूज करना, फिर वही घुमा फिरा के क्यों करना, आप सीधे सीधे ऐसे सोचो ना। और ये स्टेप्स अभी बहुत ज़्यादा लेंदी लग सकती हैं, एक एक स्टेप ऐसी लग सकती है कि ये भी तो लेंदी है सर, ये प्रोसेस लेंदी नहीं है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस के बाद आपको रियलाइज होगा कि अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज पता है तो आप हवा में चीज़ें सोच सकते हो, बहुत सारी कैलकुलेशन वर्बली कर सकते हो, बहुत सारा पार्ट इंटीग्रल भी कर सकते हो, हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन समझते हैं। सेम शानदार सा सिंपल सा क्वेश्चन, बट इस बार चीज़ें थोड़े से अलग फॉर्म में दी गई हैं। ज़रा ध्यान से देखिए और ट्राई करिए और मुझे बताइए कि इस वाले क्वेश्चन में आप कैसे सोचेंगे। वही थ्योरी थोड़ा सा अप्लाई करके देखो स्टूडेंट्स, क्या शायद बात बन जाएगी। गिव इट अ ट्राई क्विकली बाय योरसेल्फ फर्स्ट। आई होप आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखते हैं कि आप जो भी आंसर लाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर है एक बार कमेंट में जरूर लिखेगा, हम डिस्कस करेंगे, वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो शुरुआत करते हैं क्लास इस क्वेश्चन के साथ। देखो ध्यान से, क्या करना होगा सर, प्रॉब्लम तो फिर से वही है, प्रॉब्लम सेम टाइप सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है सर, बट इस बार यहाँ पे जो नजर आ रहा है मुझे ये कि ये 2π/3 क्लियरली -π/2 से π/2 के बीच लाई नहीं करता है। वही कंसेप्ट स्टूडेंट्स याद करो कि अगर आप डील करना चाह रहे हो सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है ना, साइन इनवर्स ऑफ, अगर एक्स की जगह आपको समझाने के लिए मैं थीटा लिखूँ तो बेशक इसे आप थीटा लिखते हो, पर ये थीटा कब होता है सर, जब तक जो ये एंगल है ये हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में हो। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। पर ये 2π/3 तो सर मुझे पाई से छोटा जरूर लग रहा है, बट π/2 से बड़ा लग रहा है। बात समझ पा रहे हो? आप खुद सोच के देखो स्टूडेंट्स, π/2 से ये बड़ा है, π/2 से इसलिए बड़ा है क्योंकि π/2 तो है 90 और 2π/3 कितना होगा, ऐसे सोचो, पाई होता है 180, 180 का डबल 360 और 360 को 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जा रहा है, 360 को 3 से डिवाइड किया तो 120, तो 120 डिग्री 90 से तो बड़ा है। बट जैसे ही आपको 120 दिखा तो या तो इसको कैसे सोच सकते हो, 120 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, या तो मैं लिख सकता हूँ इसको 90 + 30, पर 90 + 30, 90 यानी π/2, π/2 की वजह से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, मैं नलिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो π/2 के बजाय चूंकि ये 120 डिग्री है तो क्या मैं इसको 180 - 60 लिख सकता हूँ, और आप तो इसको अब हवा में सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। सोच के देखो, मतलब इतना अगर समझ आ गया, इतना अगर क्लिक हो गया कि मैं एक्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपके पास लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन, और ये क्या लिखा है 2π/3 यानी 120 डिग्री हमारे लिए। 120 डिग्री कितना होता है, 180 - 60। 180 क्यों लिया, क्योंकि सर 180 की वजह से यानी पाई का मल्टीपल रहेगा, और अगर ये पाई का मल्टीपल बना रहा तो साइन साइन ही रहेगा, यानी इसको मैं लिखने वाला हूँ 120 डिग्री को या 2π/3 को साइन ऑफ पाई माइनस आई वुड से π/3, है ना। आई थिंक ये लिखना सही होगा क्योंकि 3π - π हो जाएगा 2π/3। क्या आपको नजर आया जो हमने किया स्टूडेंट्स, वही कहानी वापस से मैंने क्या किया, 3 से 2π को डिवाइड किया। देखो इंटरनली इसको कैसे सोच सकते हो, या तो ऐसे सोच लो कि ये 120 है तो 180 - 60, बट अगर ये वाली मेथड बताऊं, क्योंकि अगर मान लो नंबर बड़े आ गए तो कैसे करोगे, वहाँ पे अगर नहीं सोच पाए तो मैंने क्या किया, 3 से 2π को डिवाइड किया। लेकिन जब 2π को डिवाइड किया ना तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा काम ये किया कि 3 से 2π को कितनी बार डिवाइड किया, 3 से 2π को मैंने लेट्स से पाई टाइम्स डिवाइड किया, मतलब 1π टाइम्स डिवाइड किया, तो कितना हो गया 3 × पाई, कितना हो जा रहा है 3π, और इसमें से सबट्रैक्ट किया तो कितना हो जा रहा है -π। आई होप आपको बात समझ आ रही है, क्या आपको ये नजर आ रहा है। और इस वजह से अगर मैं 2π को लिखना चाहूँ तो 2π को क्या लिखूंगा, 3 × पाई -π। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो अगर मैंने 2π को लिखा 3 × पाई -π और डिवाइडेड बाय क्या 3, तो आई होप आपको नजर आ रहा है ये बन जा रहा है। खैर ये एक लंबी कहानी है, ये तब अप्लाई करना जब यहाँ पे डेटा बहुत एम्बिगुअस हो, बहुत बड़े से नंबर हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डेटा हो, है ना। पर अगर डेटा छोटा सा है, डेटा आसान सा है, तो फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो आप सीधे सीधे इजीली वर्कआउट कर सकते हो। बट हाँ, इन अ लॉन्गर रन अगर चीज़ें क्लिक ना हो, अगर आपको पाई के टर्म्स में चीज़ें चाहिए हो, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। ये एक मेथड मैं आपको दे दे रहा हूँ, है ना, इंटरनली उसको ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है सर, साइन पाई - π/3 वापस सोचो, चूंकि यहाँ पर पाई है सर, क्योंकि यहाँ पर मुझे पाई दिख रहा है तो पाई के कारण मुझे एक चीज़ की चिंता तो खत्म हो गई, पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा। तो सबसे पहली बात तो अगर बाहर लिखा हुआ है साइन इनवर्स तो अंदर बच जाने वाला है साइन, है ना, और ऑब्वियसली कितना रह जाने वाला है π/3। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम सर, ये पता करना है कि साइन क्या होगा, सिग्नेचर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर अगेन मैं क्वाड्रेंट थ्योरी लगाऊं तो मुझे नजर आता है 0 यहाँ होता है और पाई यहाँ होता है, क्योंकि पाई के ऑड मल्टीपल्स एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पर होते हैं, मतलब पाई यहाँ होगा। और पाई -θ मतलब क्या, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, थोड़ा पीछे जा रहे हो, π/3 एंगल पीछे, यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में। आई होप आई नीड नॉट टेल यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, और अगर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं तो ये क्लियरली क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे प्लस साइन ही रहेगा। और अगर मैं सोचना चाहूँ आगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाना है, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, π/3। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, π/3।
बेशक अगर आपको लगता है कि सर इतना घुमा के आप क्यों करते हो, इतना क्यों सोच रहे हैं, तो आप बेशक आप सोच सकते हो कि 120 डिग्री कहाँ होगा, 120 डिग्री की वैल्यू निकालो और फिर उसका इन्वर्स निकालो, वो भी कर सकते थे, उससे भी यही आंसर आता है। बट मैं कह रहा हूँ अब ये चीज़ें आप आसानी से सोच सकते हो, अब ये चीज़ें आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ये अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में आप कैसे सोचोगे, अगर मान लो ऐसा लिखा हो तो मैं सोचूंगा सर ये 2π/3 ने 120 ने 180 - 60 है ना, मतलब पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 ने साइन पाई माइनस पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा तो हो जाएगा साइन π/3, लेकिन पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई माइनस आप एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3। साइन इनवर्स और साइन नैलिफाई हो जाएंगे एक दूसरे से और बचेगा क्या, सिर्फ π/3, जो कि यस माइनस π/2 से π/2 के बीच लाइक करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप मार्क करेंगे π/3। आई होप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ, बहुत स्टैंडर्ड सी प्रोसेसेस आपको समझा रहा हूँ। इस तरह के इलस्ट्रेशन हमने इन प्रॉपर्टीज़ को समझते वक्त भी किए थे और तब भी मैंने आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की थी कि देखो चीज़ें ऐसे हो रही होंगी। आई होप आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करना है, इन्हें कैसे सोचना है और एग्जाम में इनसे कैसे डील करना है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और क्लैरिटी लेंगे कुछ और चीज़ों के साथ। एक और शानदार सा क्वेश्चन उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड जो हमने पढ़ी हैं, तो ज़रा इसे अच्छे से देखो और समझो और मुझे बताओ कि यहाँ पर आप कैसे आंसर निकालेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, डरना मत, घबराना मत, ऑप्शंस देख के या क्वेश्चन को देख के या एक्सप्रेशंस को देख के बिल्कुल मत घबराना। ये बहुत सिंपल सा सॉर्टेड सा डेटा है, अगर आप इसे ध्यान से देखकर सोच पा रहे हो तो ये बहुत इजीली वर्कआउट किया जा सकता है। बस थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होगा। क्या आपने क्वेश्चन ट्राई किया स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आई होप आप में से अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा। जल्दी से कमेंट में लिखो कि आपने क्या आंसर लेकर आए, है ना, और मैच करेंगे और वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आया और क्या सही आंसर है और क्या आपका आंसर मैच हो रहा है। जल्दी से ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, देखो क्या लिख रहा है वो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी और सिंपल सी बात वो लिख के दे रहा है आपको। वो कह रहा है कि सर जो थीटा है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट वो लिख के दे रहा है कि थीटा जो है सर दैट इज sin inverse x plus cos inverse x and then I believe that's minus tan inverse x, है ना, this is minus tan inverse x। और ये बेसिकली एक एंगल है, ये एक एंगल है थीटा और x की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है सर, x की अगर सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए लिया है तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही मुझे तो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है कि सर अगर यहाँ पे x है तो बेशक ये 10x का भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये तो बोलेगा मैं तो सारी रियल वैल्यूज़ ले सकता हूँ, लेकिन ये क्या बोलेगा स्टूडेंट्स, ये वाला x ले लो या फिर सर ये वाला x ले लो, तो हमेशा बोलेगा कि हमें तो आप सर -1 से 1 के बीच ही रखना। तो जिसकी डोमेन की डेफिनेशन होगी वो हमारा मेजर कंसर्न नहीं है, जो भी होगी वो अलग बात है। मेरा पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। इसी के बेसिस पे ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाने वाला है। प्लीज इस बात पे गौर फरमाइए स्टूडेंट्स। अगर मैं इस थीटा की बात करूं, तो जितना मैंने एक प्रॉपर्टी के थ्रू सीखा है तो याद करो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स क्या कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। आई होप आपको याद आ रहा है, हमने पढ़ा है कि अगर हम इनके डोमेन में बात करें तो हमने बड़ी सिंपल सी बात सीखी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बिहेव करते हैं। मतलब अगर ये थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा होता है, उसी की साइन जो वैल्यू होती है, साइन इनवर्स जो वैल्यू होती है, उसी वैल्यू की जो कॉस इनवर्स वैल्यू होती है वो 90 माइनस थीटा होती है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। याद है आपको ये बात स्टूडेंट्स? इसी तर्ज पे अगर मैं थीटा को रीडिफाइन करूँ, इसी तर्ज पे अगर मैं थीटा की डेफिनेशन फिर से लिखूँ तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा π/2 और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -tan इनवर्स एक्स। आई होप यहाँ तक आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच पाए होंगे, ये वाला पार्ट आपने सीधे वर्कआउट किया होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। सर अब एक सिंपल सा काम करते हैं, मुझे जो दिख रहा है वो क्या बोल रहा है, वो स्मॉलेस्ट इंटरवल पूछ रहा है जिसमें थीटा लाई करता है, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है जिसमें थीटा लाई करता है। सर अगर इन ऑप्शंस को देखें या मैं सीधा थॉट अप्लाई करूँ, सीधी दिमाग से अप्रोच अप्लाई करूँ, तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये, इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कही है। इसने ये कहा था आपसे क्वेश्चन में, अब ध्यान से पढ़िए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात नजर आई थी कि सर x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। सर x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है ना। और उसने क्या कहा आपसे कि हमें तो ये नजर आ रहा है सर, चूंकि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x पिक्चर में है तो मेरे अकॉर्डिंग x हमेशा लेस देन 1 भी होगा। यहाँ से बेशक साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 के बीच हो सकते थे, बट उसने क्या बोला, x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारी जो इन दोनों को या रादर इस कंडीशन को भी, इन तीनों कंडीशंस को बॉइल डाउन करके जो फाइनल कंक्लूजन आएगा वो ये होगा कि सर x जो होगा वो 0 से 1 के बीच होगा। आई होप आपको बात समझ आई। तीनों का इंटरसेक्शन अगर मैं देखूं, तीनों का इंटरसेक्शन क्यों देख रहा हूं स्टूडेंट्स, प्लीज इस बात को समझिए। जैसे एक शख्स कह रहा है कि सर x जो है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए।
आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। एक शख्स कह रहा है सर वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की किसी भी वैल्यू पे आ सकता है, और एक ने कहा कि सर आपका जो x है, जो आपका x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्लियरली मुझे जो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है वो कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? मुझे जो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है वो आ रहा है 0 से 1 की बीच की वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 एंड 1। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। मतलब इसका क्या खास मतलब है? इसका ये मतलब है सर कि ये जो थीटा है विच इज़ π/2 - tan इनवर्स x, उसमें जो x है, ये जो x है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से पाई तक लाई करता है। और tan इनवर्स x क्लियरली, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट 0 to π, इट इज गोइंग टू बी 0 to 1, है ना। और tan इनवर्स x क्लियरली एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या अब मुझे सोच के कमेंट में लिख के आप बता सकते हो कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? एक बार सोचो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं थीटा के बारे में कहूँ तो थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सोच के बताओ स्टूडेंट्स। सर थीटा की मिनिमम वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स 0 पर, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स 1 पर, क्योंकि वो π/2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने स्टूडेंट्स, अगर मैं π/2 में से tan इनवर्स 0 सब्ट्रैक्ट करूँ और π/2 में से क्या करूँ स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, तो आई थिंक मैं काफ़ी हद तक उस चीज़ के क्लोज हूँ जो मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ। जैसे क्लियरली सोच के देखो स्टूडेंट्स, चूंकि ये माइनस हो रहा है तो उल्टा होगा। tan इनवर्स 0 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्योंकि छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, और tan इनवर्स 1 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी क्योंकि बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। मतलब π/2 तो फिक्स है, आप बात समझ पा रहे हो, और ये नेगेटिव है, तो अगर ये बड़ा तो ये ओवरऑल छोटा, और अगर ये छोटा तो ये ओवरऑल बड़ा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। यानी मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ, सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ। tan इनवर्स 0 कितना होता है सर? tan इनवर्स 0 होता है 0, तो कितना हो जाएगा π/2 - 0, है ना। tan इनवर्स 1 कितना होता है सर? ये होता है π/4, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा π/2 - π/4। तो क्या आप क्लिक कर पा रहे हो? क्या आप सोच पा रहे हो? अगर मैं थीटा की वैल्यू का रेंज फिगर आउट करना चाहूँ, मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो ये होता है सर π/2, और ये कितना होता है π/2 - π/4, दैट्स π/4। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो जो थीटा है सर वो π/2 से π/4 तक लाई करेगा, और इक्वल साइन इसलिए यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि हमें क्लियरली यहाँ पर 0 और 1 लेना अलाउड था। आई होप आपको बात समझ आई। तो बड़ा ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स कि थीटा जो है वो π/4 से π/2 तक होगा, और इस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? जरा देखिए ध्यान से, π/2 से π/4 तक का ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्लियरली, या उल्टा में लिखूँ, अगर छोटी वैल्यू को पहले रखूँ बड़ी वैल्यू को बाद में रखूँ, तो π/4 से π/2 तक कहना मुझे क्या सही होगा? ऑप्शन डी। एक बार इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। आई होप आप सीधे सीधे सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को ध्यान समझिए। मान लो आपको कुछ कहता है कोई कि लेट्स से आपके पास लिखा है a-x, है ना, और अब अगर मुझे बोला जा रहा है कि a-x में बड़ी वैल्यू क्या होगी और छोटी वैल्यू क्या होगी, अगर मुझे पता है कि a-x में जो x जो है वो लाई करता है लेट्स से x1 से x2 तक, है ना, और मुझे पता है x की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो है x1 और x की बिगेस्ट पॉसिबल वैल्यू है x2, है ना, और a मुझसे कहा जा रहा है कि a जो है वो क्लियरली एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है ना, a जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि चूंकि एक फिक्स्ड नंबर है, ये एक फिक्स्ड नंबर है। जैसे ऐसा मान लो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँ, अगर ये सारे वेरिएबल्स हटा के मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ, तो प्लीज़ इस बात को समझो। दो नंबर्स का डिफरेंस है ना, जैसे आपके पास लिखा है 10 - x, है ना। अब अगर ये दो नंबर्स का डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा स्टूडेंट्स अगर मान लो मुझसे कोई कहता है ये x जो है सर ये लेट्स से 3 से 7 के बीच लाई करता है, तो ऑब्वियसली सर इस 10 - x जो एक्सप्रेशन है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ मिलेगी आपको? इस x की मैक्सिमम वैल्यू पे। और 10 - x की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? x की मिनिमम वैल्यू पे। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। बस यही कंसेप्ट, यही फंडा हम यहाँ अप्लाई कर रहे थे जब आपसे बोला जा रहा था कि π/2 - थीटा की वैल्यू आपने, सॉरी π/2 - tan इनवर्स x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब बताओ, क्योंकि आपको थीटा का मिनिमा या मैक्सिमा चाहिए था, तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स? आपने ट्राई किया tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू ताकि इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल जाए, जो कि मुझे वहाँ पता चली, और tan इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू ताकि इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए। तो π/2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और π/4 थीटा की मिनिमम वैल्यू मुझे पता चली, और इस तरीके से हमने थीटा को वर्कआउट किया, है ना। आई होप आपको ये बातें कंफ्यूज नहीं कर रही हैं और चीज़ें बहुत क्लियरली अब समझ आ रही हैं। इस बेसिस पे हमने क्या मार्क किया था स्टूडेंट्स? हमने मार्क किया था ऑप्शन डी। आई होप आप सभी का ऑप्शन डी आंसर आया था। विद दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस इजी हैं, सिंपल हैं और इंटरेस्टिंग हैं, और आपके बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन मेरा यकीन करिए क्वेश्चंस लग डिफिकल्ट सकते हैं, उन्हें देखकर शायद आप सोचें कि सर क्या क्या करवा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, ये तो एक्सप्रेशन ही बहुत डरावना सा है। मेरा यकीन करिए डरावना नहीं है, आप मेरा भरोसा करो।
एक बार बस वीडियो पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करो, एक बार ट्राई जरूर करो, फिर बात बन जाएगी। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स बाय योरसेल्फ अगेन, और मुझे बताओ कि आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, क्या आंसर मार्क करोगे या क्या आंसर लिखोगे। कमेंट में आई होप आपने ज़रूर इस स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने के बाद लिखा होगा कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर अचीव किया। एक बार हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक वापस बात दोहराना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात दोहराना चाह रहा हूँ। जब मुझे कोई कहता है कि सर आपने याद करो लिखा है कि सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है, π/2। ये कितना होता है स्टूडेंट्स, π/2। तो बेशक ये भी ट्रू है। अगर मुझसे कोई कभी कहे कि लेट्स से साइन इनवर्स ऑफ ए, लेट्स से मुझसे कोई कहे साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी π/2 है, तो मैं बेशक ये कंक्लूड करूंगा कि ए और बी इक्वल हैं। ये इसलिए इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल कंक्लूड करूंगा कि ऐसा है, क्योंकि बिल्कुल ये तय बात है। अगर इन दोनों, ये दोनों बेसिकली हैं क्या, ये दोनों एंगल्स हैं, और अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो बेशक वो दोनों एंगल्स क्या हैं सर, वो दोनों एंगल्स क्लियरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए। और अगर इसी कंसेप्ट को यहाँ एक्सटेंड करें, इसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करें, और क्लियर सी बात है, देखो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुना, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, और ये दोनों किसके इक्वल है, π/2 के। मतलब इट्स लाइक साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी इज π/2। और अगर दो, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो ये जो एक्स और एक्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे जो ए और बी हैं ये भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल। और इक्वल होंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंक्लूजन क्या है सर, कंक्लूजन ये है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, एक्स माइनस x²/2 प्लस x³/4 है ना, ऐसा चलता चला जा रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है सर, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा जहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस x⁴/2 प्लस x⁴ और ये कहानी चलती चली जा रही है कुछ इस तरीके से चलता चला जा रहा है। तो यहाँ से आई थिंक मैं x की वैल्यू तक पहुँच सकता हूँ। एक और ज़रूरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि सर आपका जो मॉड एक्स है वो 0 से √2 के बीच में ही कहीं है। ठीक है सर, अच्छी बात है, अगर ये 0 से √2 के बीच में ही है तो मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, उस बात को ध्यान से सुनिए। अगर मॉड एक्स 0 से √2 के बीच में है, और अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें जहाँ पे मुझे ये कुछ दिख रहा है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर ये एक प्रोग्रेशन है, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीरीज़ है, इसमें एक मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर x था, तो मैंने ये टर्म कैसे अचीव की, इसको थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करना है। सर अगर ये x था और ये x²/2 बनाना, तो मेरे ख्याल से आपने कुछ नहीं किया, आपने इस x को -x/2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, जैसे ही आपने इस x को -x/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया -x²/2। सर यहाँ से यहाँ तक कैसे गए, आपने फिर से कुछ नहीं किया, आपने वापस इस एक्सप्रेशन को भी -x/2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, माइनस माइनस प्लस, और x/2 से मल्टीप्लाई किया तो x³/4। तो क्या आपको पैटर्न समझ आ रहा है, आई होप आपको पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट, अगर आप पैटर्न ध्यान से देखें तो एक बड़ी ही सिंपल सी बात होने जा रही है। सर जब मुझसे कोई कह रहा है कि जो मॉड x है वो √2 और 0 के बीच में है, जब मॉड x कोई मुझसे कह रहा है कि √2 और 0 के बीच में है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स, इस बात को समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन आपको देना चाह रहा हूँ। पहले तो ये देखो, अगर मुझसे कोई कहता है कि सर मॉड x जो है वो 0 और √2 के बीच में है, आप इसको ऐसे समझ लो, इक्वल का साइन तो नहीं लगाया ना, बिल्कुल नहीं लगाया। देखो मैं इसको बहुत डिटेल्ड मैनर में आपको बताता हूँ कि हम कैसे एक इनफाइनाइट जीपी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले इस वाले पार्ट को देखो, अगर मुझसे कोई कहे कि सर मॉड x 0 से बड़ा है, तो ये तो होता ही है सर। किसी भी नंबर का मॉड 0 से बड़ा ही होता है, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करोगे, दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, या x जितने भी रियल नंबर्स ले सकते हैं सबके लिए ट्रू होता है। सर किसी भी नंबर का मॉड 0 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल तय बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है, जब मुझसे कोई कहे कि सर मॉड x जो है वो लेस देन √2 है, सर जब भी मॉड x a से छोटा होता है तो हम जानते हैं x -a से a के बीच में होता है। तो सर अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा कि x जो है सर वो -√2 से बड़ा और +√2 से छोटा होगा। अब अगर सर आपको x कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर x कुछ ऐसा दिख रहा है, तो अगर मैं इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूं, तो याद है स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, याद करिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ रखा है 11th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक आया था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कैसे होते हैं सर, फर्स्ट टर्म होती है, फिर नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब नेक्स्ट टर्म को अचीव करने के लिए लास्ट पिछली टर्म में, प्रीवियस टर्म में कोई एक कॉमन रेशो जैसे एक फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस टर्म को भी उसी वैल्यू से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी, इस वैल्यू को भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी। मतलब मैं सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको देना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, याद करो हमने पढ़ रखा है, अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आप इसे कहते हो फर्स्ट टर्म,
आई होप आपको ये बात याद आ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो आर लिखा है ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन रेशो। और हम इसे कॉमन रेशो क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वैल्यू आर से आप इसको मल्टीप्लाई करते चले गए, मतलब ए को मल्टीप्लाई किया आर से तो ए आर बना, नेक्स्ट टर्म मिली। अब ए आर को आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर बना, नेक्स्ट टर्म मिली। और ऐसी आपकी टर्म्स चलती चली गई, है ना। अब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में कुछ फॉर्मूले सीखे थे स्टूडेंट्स। क्या फॉर्मूले सीखे थे? हमने दो इंपॉर्टेंट बड़े फॉर्मूले सीखे थे सर, कि अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स तक का फॉर्मूला निकालना है, अगर पहले मैं अगर nth टर्म की बात करूं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। मतलब अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं इनकी वैल्यू क्या रखूंगा, 4, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर 4 माइनस 1, दैट्स 3, यानी ए आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म ए आर क्यूब था क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप रियलाइज कर पा रहे हो, इस तरीके से हमने इसको जनरलाइज किया। ना सिर्फ ये बल्कि अगर मुझे एन टर्म्स तक का सम पूछा जाए, अगर कोई मुझसे पूछे कि एन टर्म्स तक का सम कितना होता है, तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एन टर्म्स तक का सम होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इस तरीके से आप किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स तक का सम लिखते हैं। खैर इन सब बातों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको फॉर्चुनेटली एक इनफाइनाइट जीपी मिल जाए, अगर आपको एक इनफाइनाइट जीपी मिल जाए। अब एक इनफाइनाइट जीपी में कुछ खास बातें होती हैं स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट जीपी ये एक डिक्रीजिंग जीपी है, मान लो ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग जीपी है। अगर ये एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है, अब डिक्रीजिंग जीपी मतलब एक ऐसी जीपी जिसका लेट्स से मैं अगर आपको और कंटेक्चुअली समझाऊं तो जिसका जो कॉमन रेशो है अगर वो फॉर्चुनेटली -1 से 1 के बीच में है। आप सोच के देखो, अगर एक कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में, मतलब एक वैल्यू जिससे मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो -1 से 1 के बीच में, तो रिस्पेक्टिवली वैल्यूज छोटी होती चली जाएंगी। क्योंकि अगर एक इतनी छोटी वैल्यू से आप बार बार मल्टीप्लाई करोगे और उसकी हायर पावर्स इंट्रोड्यूस करोगे, आप आर लाओगे, फिर आर स्क्वायर लाओगे, फिर आर क्यूब लाओगे, ये वैल्यू तो फिक्स है ए। लेकिन जैसे ही आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर टू द पावर 4 आप लाते जा रहे हो, तो करस्पॉन्डिंगली वो वैल्यूज छोटी होती चली जा रही। तो ये वैल्यूज ग्रेजुअली छोटी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझूं, मान लो एक सिंपल सा हम इनफाइनाइट जीपी लेते हैं डिक्रीजिंग। मान लो फर्स्ट टर्म में मान लेता हूँ लेट्स से 1 और कॉमन रेशियो में मान लेता हूँ 1/2। अब आप बात समझो, ये जो आर है क्लियरली -1 से 1 के बीच लाई करता है, और फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म होती है, वो आप कुछ भी ले लो, है ना। अब अगर ये ए है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी ए, सेकंड टर्म क्या होगी ए आर, यानी कितनी हो जाएगी 1/2, 1 इंटू 1/2। सेकंड टर्म क्या होगी ए आर स्क्वायर, यानी 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कितनी 1/4। थर्ड टर्म क्या होगी 1/4 इंटू 1/2 यानी 1/8। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1/8 इंटू 1/2, दैट्स 1/16। तो डू यू रियलाइज एक्चुअली ये टर्म्स छोटी होती चली जा रही हैं। मतलब फर्स्ट टर्म चाहे कुछ भी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच होगा तो आपकी जो जीपी है वो करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होती चली जाएगी और ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। और आपको रियलाइज होगा आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ये वैल्यूज बहुत छोटी हो चुकी हैं, ये वैल्यूज सिग्निफिकेंटली नेग्लिजिबल हैं, मतलब इन बातों का, इन टर्म्स का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो एक्चुअली आप इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हो, मतलब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकाल सकते हो। क्या आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? मतलब अगर मुझे एक इनफाइनाइट जीपी मिलती है, एक डिक्रीजिंग जीपी मिलती है, तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम लिखा जाता है एस इन्फिनिटी ऐसे करके, उसको आप लिखते हो a/1 माइनस आर। बशर्ते यहाँ पे क्या इन शॉर्ट होना चाहिए स्टूडेंट, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आपका जो कॉमन रेशियो है स्टूडेंट्स, ये हमेशा -1 से 1 के बीच होना चाहिए। ये एक अप्लाइड कंडीशन है जो हमेशा कंस्ट्रेंट लगता है। अगर इसी तर्ज पे मैं यहाँ पे सोचना चाहूँ तो आपके इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, वापस मैं जो जीपी से उठ के इस क्वेश्चन पे आता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो x है वो -√2 से √2 तक है, और जो आपका कॉमन रेशियो यहाँ निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है -x/2 इस तरीके से। इस वाले पार्ट को भी ध्यान से देख लो अगर बात करनी है। देखो ये है x², ये है -x⁴/2। सर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी छोटा सा काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या देखो ध्यान से, अगर ये x² था तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे -x²/2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने इसे -x²/2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया -x⁴/2। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने इसे भी -x²/2 से मल्टीप्लाई किया। सर जैसे ही ऐसा किया तो क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखो, -x², तो ये कितना हो गया x⁴ प्लस में, और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो तो कितना हो गया 4। तो आई होप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो था वो था -x/2, और जो यहाँ पे कॉमन रेशियो था वो था -x²/2। अगर मैं इस -x/2 की बात करूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो वर्स्ट केस में x की वैल्यू है √2, बस एक सिनेरियो के थ्रू समझाने की कोशिश करो। ऑल्दो x की वैल्यू हमेशा √2 से छोटी होगी, बट थोड़ी देर के लिए लेट्स से
x की वैल्यू है √2, है ना। तो जो आपकी इधर वाला जीपी है, इधर वाला जीपी, इसका कॉमन रेशियो क्या है? मैं कॉमन रेशियो प्रूव करना चाह रहा हूँ कि -1 से 1 के बीच कैसे, है ना। ऑल्दो देख कर ही सोच सकते हो, फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ। इसका कॉमन रेशियो क्या होगा सोच के देखो। अगर मैं x की मैक्सिमम वैल्यू सोच भी लूंगी, मान लो √2 होती, तो कितना होता है √2/2। आई होप आपको नजर आ रहा है। तो ये कितना हो जाता है इस फर्स्ट जीपी का, मतलब 2 जीपी हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड पे थी और एक राइट हैंड साइड पे थी, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? x/-x/2। उसको हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स? कितना? √2/2, है ना। और अगर 2 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा इसे? -√2/√2 इंटू √2, है ना। तो √2 से √2 कैंसिल, तो कितना बचेगा? -1/√2। और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। और 1 से 1.4 को सबट्रैक्ट किया तो 0 पॉइंट समथिंग। तो क्लियरली जो वैल्यू है ये क्या आ रही है सर? ये जो वैल्यू है, जो कॉमन रेशियो है -x/2, ये क्लियरली -1 से 1 के बीच आ रहा है। आई होप आपको नजर आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सिमिलरली इस जीपी के बारे में क्या ख्याल है सर? इस जीपी को अगर आप देखो -x²/2, अगर ये लिखा है -x²/2, है ना, तो -x²/2 मतलब x की वैल्यू अगर मैं √2 लेता हूँ, x की मैं बड़ी से बड़ी पॉसिबल वैल्यू भी लेता हूँ, अगर आप -√2 लेते तो भी आपको बात नजर आ जाती, है ना। अगर आप x की वैल्यू √2 भी ले लेते तो कितना है स्टूडेंट्स? ये है -x²/2, मतलब माइनस, और x² कितना है? √2 का स्क्वायर, मतलब लिखा है -x²/2, √2 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स? 2, है ना। तो जाएगा -2/2। आई होप आपको नजर आ रहा है। ये वैल्यू कितनी है? -1। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर √2 होता भी तो -1 होता है, लेकिन √2 से हमेशा छोटा है, तो हमेशा -1 से छोटा होगा, सॉरी -1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू इस तरफ से इंक्रीज होगी, है ना। सिमिलरली अगर आप -√2 ले लेते तो भी आपकी बात समझ आ जाती है आपको। आप अगर -√2 लेके देखते तो बेशक वो +1/√2 से हमेशा छोटा होता, और उसी तरीके से मतलब +1/√2 मिलता है आपको, और उस वजह से आप कंक्लूड करते कि वो +1 से छोटा है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है +1, तो आप कंक्लूड करते कि वो +1 से हमेशा छोटा होगा। मैं एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। बहुत ज़रूरी बात है सोचना कि इसका देख लो या इसका देख लो। पहली बात तो ये दोनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं। दूसरी बात, फॉर्चुनेटली इन दोनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के जो कॉमन रेशियो हैं वो -1 से 1 के बीच है। मतलब ये एक इनफाइनाइट जीपी है, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, और एक डिक्रीजिंग इनफाइनाइट जीपी है जिसमें जो कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 के बीच में। और सर अगर इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे स्टूडेंट्स की, अगर इनफाइनाइट जीपी आएगी तो वो इंश्योर करेंगे बाय देयर मीन्स कि वो जो कॉमन रेशियो आपको दे वो -1 से 1 के बीच हो, तभी जाकर आप उसकी इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकाल पाओगे। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे सोचा तो ये हमारी इनफाइनाइट जीपी है, और अगर इस इनफाइनाइट जीपी की बात करूं तो इसका ये जो x है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? इसका ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये है इसका फर्स्ट टर्म, है ना। और अगर इसमें मैं इस -x/2 को देखूं तो ये इसका क्या है स्टूडेंट्स? ये क्लियरली इसका क्या है सर? इसका कॉमन रेशियो है। आई होप आपको ये बात नजर आ रही है। और अगर किसी इनफाइनाइट जीपी की हम बात करें सर, तो मुझे उसके इनफाइनाइट टर्म्स तक का फॉर्मूला पता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। नाउ व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म सर? अगर इस इनफाइनाइट जीपी की बात करूं तो फर्स्ट टर्म वाज x। तो फर्स्ट टर्म कितनी थी सर? फर्स्ट टर्म थी x अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। और सर कॉमन रेशियो क्या है सर? कॉमन रेशियो है -x/2। सो 1 माइनस x/2, 1 माइनस -x/2, तो ये हो जाएगा -x/2। ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाली जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम। क्या आपको नजर आ रहा है? बहुत सिंपल सी प्रोसेस हो गई है, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं। ये जो सब कुछ मैंने समझाया स्टूडेंट्स, ये पूरी वो प्रोसेस है जो आपके ब्रेन में चलनी चाहिए, है ना। ये वो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस आई होप आपको एक क्वेश्चन देखते क्लिक होनी चाहिए। क्वेश्चन तो बस इतना सा है कि साइन इनवर्स ऑफ a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ b अगर π/2 है तो a और b इक्वल होंगे, और जैसे ही a और b को इक्वल रखा तो ये नजर आया कि दो इनफाइनाइट जीपी हैं और इनका सम हमें निकालते आता है। बस इतना सा एक क्वेश्चन है, बट चूंकि अभी आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझानी है तो मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। विद दैट स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे राइट हैंड साइड वाले जीपी की भी इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम लिखना है, और अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है सर? ये जो x² है क्लियरली ये कौन सी है स्टूडेंट्स? ये आपकी फर्स्ट टर्म है ना। ये क्लियरली आपकी फर्स्ट टर्म है। और अगर आप इस -x²/2 को देखते हैं तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये क्लियरली सर आपका क्या है स्टूडेंट्स? ये क्लियरली आपका कॉमन रेशियो है। आई होप आपको ये बात समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और इस बेसिस पे मैं क्या कहूँगा, यहाँ भी मैं इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कितना होगा? फर्स्ट टर्म मतलब a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म कितनी है? x²। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर में आई राइट इट एज x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। व्हाट इज द कॉमन रेशियो सर? कॉमन रेशियो है -(x²/2). आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कितना हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है -(x²/2). अब क्या करना है? अब मेरे ख्याल से ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे सॉल्व करते आपको आता है, यहाँ से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप बहुत ट्रिकी है, बहुत डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं बन जा रहा है। मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे सोचा या यहाँ से कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी वीडियो पॉज करके ट्राई ज़रूर करिएगा, और फिर भी हम देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो कमेंट में आंसर ज़रूर लिखना स्टूडेंट्स, है ना।
आपकी जो भी अप्रोच रही हो वो भी लिखना, आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी लिखना, विल कीप रिस्पॉन्डिंग, है ना, विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड, है ना। अब आगे देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, पहले से दोनों साइड सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर दोनों साइड सिंप्लीफाई करें तो इस तरफ नहीं, अच्छा खबरदार आपने ऐसा सोचा, अगर किसी भी समझदार स्टूडेंट ने ऐसा सोचा कि सर x से x को कैंसिल कर देते हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ना, यहाँ पे ऐसे मत करिए, वरना आप x की एक पॉसिबल वैल्यू को आप एलिमिनेट कर दे रहे हो, आप x की एक पॉसिबल वैल्यू को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा मत करिए, अभी उसे रहने दीजिए। बहुत ध्यान से सुना, एक स्पेसिफिक रीज़न है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, पहले समझो बात को स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई किया तो न्यूमरेटर में तो x है, यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा 2 माइनस x प्लस x, है ना, और डिनोमिनेटर वाला 2 ऊपर उठ के गए तो हो जाएगा 2x। बहुत डिफिकल्ट सी प्रोसेस हमने अप्लाई नहीं किए, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, हो जाता है 2 प्लस ये कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर का 2 ही ऊपर रख के जाता है तो हो जाता है 2x स्क्वायर। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दो, कांस्टेंट वैल्यूज प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट वैल्यूज इशू क्रिएट नहीं करेगी, मतलब 2 से 2 को कैंसिल कर दो, बट ये x से x स्क्वायर को कैंसिल मत करना, प्रॉब्लम होगी, मैं बताऊंगा कैसे। अगर आप x से x को कैंसिल कर दोगे, मतलब एक ही x बचाओगे, तो एक और x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी जो आपने एक्सप्लोर करते करते रह गई, क्योंकि आपने यहीं पे उसको कैंसिल कर दिया, तो उसे रहने दीजिए, है ना। विद दैट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और चीज़ें समझता हूँ, तो मैं मेरे ख्याल से शायद सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सही रहेगा, वहाँ से चीज़ें हम इजीली सोच पाएंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कैसे दिख रही हैं चीज़ें, देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2x, है ना, और फिर कितना होता है x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। राइट हैंड साइड पे क्या हो जा रहा है सर, बहुत ध्यान से देखिए, वापस अगर मैं देखूँ तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर, है ना, और x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, ये हो जाता है सर एक्स क्यूब। आई होप ये भी आपको नज़र आ रहा है सर। और अगर यहाँ से भी आप सिंप्लीफिकेशन कर पा रहे हो तो मुझे एक और स्टेप नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है सर, कि ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जा रहा है। आई होप अब आप कर सकते हो, क्योंकि ये एडिशन में आप कैंसिल कर रहे हो, मतलब एक्स क्यूब उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे ये एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे x इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वो x कॉमन आके एक वैल्यू क्रिएट कर सकता है, उसी के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो फैक्टर्स को कैंसिल मत करो, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे हट जा रही है वो एक अलग बात है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है। और अगर यहाँ से मैं 2x को उस तरफ लेकर जाऊँ तो मुझे एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। आई होप आपको भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। और अगर मैंने यहाँ से 2x कॉमन लिया, पहले तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके हटा दिया तो बचा क्या सर, बचा x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। और अगर मैंने अब x कॉमन लिया, अगर मैंने x कॉमन लिया तो क्या बच जा रहा है सर, ये बच जा रहा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक और बात आपको नजर आएगी स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात आपको नजर आएगी, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। x कॉमन लेती है x टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यूज निकल के आती हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन सी सर, एक वैल्यू होती है x की 0 और एक वैल्यू होती है x की 1। अगर आपने वहाँ x से x कैंसिल कर दिया होता ना तो शायद x की वैल्यू 0 आपको नहीं मिल रही होती शायद, है ना। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। सर हमारा आंसर कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन आप छोटी सी एक प्रॉब्लम समझो स्टूडेंट्स, हमने जब देखा था कि मॉड x जो है वो हमेशा 0 से √2 के बीच था, जब मॉड x जो था वो 0 से √2 के बीच में था, तो हमने एक इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन निकाला था सर। कंक्लूजन ये निकाला था, याद करो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन क्या निकाला था, इसी बात पे मैं आता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम थे कहीं, है ना, यहाँ पे हम थे, और यहाँ पे हमने जब निकाला तो हमें ये पता चला कि जब मॉड x 0 से √2 के बीच था तो इसने कहा था कि x सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, लेकिन इसने क्या बोला था सर, x आपका हमेशा माइनस √2 से √2 के बीच ही होगा। तो ऑब्वियसली दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा, जो दोनों का कॉमन सोल्यूशन वो होगा वो यही होगा, क्योंकि ये कह रहा है सारी रियल वैल्यूज, लेकिन ये कह रहा है बस इतनी सी वैल्यू, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा माइनस √2 से √2। यानी सर जो आपका आंसर आ रहा है, जो आपका आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप ये इंश्योर करिए सर कि आपको तो एक बड़ी सिंपल सी सलाह दी जाती है कि आप x को इंश्योर करिएगा सर वो हमेशा माइनस √2 से √2 के बीच हो। माइनस √2 मतलब क्या, अप्रॉक्सीमेटली माइनस 1.4। तो जो आपका x है सर वो 1.4 से माइनस 1.4 से प्लस 1.4 के बीच में हो। और अगर मैं ये वैल्यू देखना चाहूँ, अगर मैं ये वैल्यू देखना चाहूँ, एंड आई थिंक यस बिल्कुल सही है, अगर मैं माइनस 1.4 से प्लस 1.4 के बीच देखना चाहूँ तो आई थिंक मुझे दोनों से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी स्टूडेंट्स कि उसने ये ज़रूर कहा था आपसे, उसने एक बहुत ज़रूरी बात आपसे ये कही थी कि आपका जो मॉड ऑफ x है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए, तो मॉड ऑफ x पॉजिटिव रहने वाला है। तो आई वुड से कि सर 0 और 1 दोनों इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है सर, चाहे ये क्या हो स्टूडेंट्स, चाहे ये क्या हो, माइनस 1.4 से आगे बढ़ते जाएं तो 0 भी मिल जाएगा, और अगर 1 की बात करें तो 1.4 से जस्ट थोड़ा पहले 1 भी मिल जाएगा। तो कहना है से कि सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा दोनों वैल्यूज। आपको ऐसे वैलिडेट करनी होगी। मान लो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा होता कि कोई एक वैल्यू उस पर्टिकुलर कंडीशन में फॉल नहीं कर रही होती, तो फिर मैं उस पॉसिबल वैल्यू को डिस्कार्ड करता और फिर बची हुई जो वैल्यू होती उसी को सेलेक्ट करता, या हो सकता था दोनों ही वैल्यूज़
सेलेक्ट ना होती, दोनों ही वैल्यू उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं कर रही होती, तो फिर मैं दोनों ही वैल्यू को डिस्कार्ड करता। तो मुझे अश्योर करते हुए चलना है कि जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है हम उन्हें फुलफिल करते हुए चलें। मतलब उसने कहा है कि x जो है आपका मॉड वो √2 से छोटा है, मतलब -√2 और +√2 के बीच में है। मतलब √2 कितना होता है 1.414, यानी 1.4 -1.4 से +1.4 के बीच में है। तो बेशक आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो उन वैल्यूज़ के बीच लाई करें, और बेशक ये दोनों लाई करती हैं सर, तो मैं कहूँगा ये भी एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू, और ये हमारा क्या होगा सोल्यूशन। मतलब आप कहेंगे x की वैल्यू कौन कौन सी स्टूडेंट 0 और 1 दोनों ही आपका सोल्यूशन है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। बस एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर कर लो स्टूडेंट्स, जब वो यहाँ पे कह दे रहा है कि mod x जो है वो 0 से बड़ा है, प्लीज़ इस बात को समझो। उसने आपसे कहा है कि mod x जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब उसने ये कहा है कि mod x 0 के इक्वल नहीं है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट सा सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स। उसने यहाँ पे 0 के आगे इक्वल साइन नहीं लगाया था। हमने एक छोटा सा कन्फ्यूजन या छोटी सी गलती की स्टूडेंट्स की, जब उसने कहा था, इस बात पे वापस आते हैं, मैं इस बात को फिर से हाईलाइट करता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा करेक्शन होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या करेक्शन होगा वो समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट। जब उसने कहा था कि mod x जो है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक हमने गड़बड़ ये कर दी कि बिल्कुल सर mod x 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x वैल्यूज बिलोंगिंग टू r बट नॉट इक्वल टू 0। 0 आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उसने इक्वल साइन यूज नहीं किया। हमें तो जो पता है वो ये कि सर mod x हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है, बट इसने ये कहा कि आपका जो mod x है सर वो 0 से बड़ा होना चाहिए। एक छोटा सा इक्वल के साइन से पूरी गड़बड़ हो गई। आप ध्यान सुनिएगा, जब उसने कहा कि mod x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमें पता है सर किसी भी नंबर का मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है, लेकिन 0 का मॉड तो 0 होता है ना। तो मुझे तो ऐसा मॉड चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका मॉड हमेशा 0 से बड़ा हो। तो सर दुनिया के सारे नंबर्स का मॉड 0 से बड़ा होता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 का मॉड तो 0 खुद होता है। अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया तो 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, उस केस में इक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी। तो मुझे बस ये बात याद रखनी है कि x की सारी वैल्यूज एप्लीकेबल है एक्सेप्ट 0। मतलब -√2 से √2 ये कह रहा था, और ये कह रहा था -∞ से इन्फिनिटी, ये कह रहा था -∞ से इन्फिनिटी, सब ले लो एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन आता है स्टूडेंट्स, इसको जो क्लब करके आप लिखते हैं वो लिखते हैं कि सर x बेशक -√2 से √2 तक है, लेकिन इसमें आप एक चीज़ हटा दोगे, क्या? अब 0 मत लेना सर। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मतलब इसको लिखने का एक अच्छा तरीका जो आप लिखते हैं वो क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? आप लिखते हैं कि इसका फाइनल कंक्लूजन है कि x बिलोंग करता है ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -√2 और +√2 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन इसमें से आप 0 जरूर हटाना, क्योंकि mod ऑफ x पॉजिटिव है। mod ऑफ x हमेशा 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ तो एक छोटा सा करेक्शन यहाँ आने वाला है स्टूडेंट्स। करेक्शन क्या होगा कि सर जब आपसे कहा गया है कि x जो है वो -√2 से √2 के बीच होता है, एंड ऑफ कोर्स x क्या नहीं होता है सर, x जो है वो 0 नहीं होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि x बेशक -1.4 से 1.4 के बीच होगा, लेकिन आपको एक और बात याद रखनी है कि आपका जो x है वो क्या नहीं होगा सर, आपका x जो है वो 0 नहीं होगा। तो एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, याद करो कि सर जहाँ पे x 0 हो गया था वो वाली बात हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, और हम x की कौन सी वैल्यू लेंगे? सिर्फ 1। x की वैल्यू 0 क्यों डिस्कार्ड हो रही है, आपको बात समझ आई स्टूडेंट? एक छोटे से ऑब्जर्वेशन के कारण जो अगर हम करना मिस कर गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यही IIT JEE मेंस और एडवांस की एग्जाम करती हैं। मतलब वो एक अच्छा सा क्वेश्चन देती हैं सिंपल सा, पर वहाँ पे एक हल्का सा हिंट डालती हैं जो आप मिस कर देते हो, शायद किसी गलती से, सिली एरर की वजह से, ऑब्जर्वेशन की वजह से मिस कर देते हो। अगर यहाँ इक्वल साइन होता तो 0 और 1 दोनों एक्सेप्टेबल आंसर थे, पर चूंकि 0 पर इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन है पर इक्वल नहीं है, उस वजह से यहाँ पे मैं 0 इंक्लूड नहीं करूँगा। तो इसके अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ तो x की 2 वैल्यूज़ नहीं होगी, x की एक ही वैल्यू होगी, और वो कौन होगी? 1। आप बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? मतलब अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि x की कितनी वैल्यूज हैं, तो बेशक आप 2 मार्क कर देते क्योंकि आप 0 और 1 दोनों को आंसर कंसिडर कर रहे होते। लेकिन अगर आप यहाँ इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि सर x की वैल्यू 0 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल आंसर एज पर द गिवन कंडीशन, सो आई प्रेफरेबली हैव क्या? x की वैल्यू 1। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन मैंने आपसे कहना चाहा। तो हम x की क्या वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स? 1, और वही हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी। क्या बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मैनर में आपको समझ आई। तो इस बेसिस पे हम क्या मार्क करेंगे? 1 इज द करेक्ट आंसर। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये पूरा क्वेश्चन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, एक एक डिटेल्ड स्टेप आपको समझ आई, और शायद कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आई होप मैच हुआ होगा और आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने आंसर कैसे निकाला। विद दैट स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई करिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर मार्क करेंगे। एक बार जल्दी से ट्राई करिए और बताइए स्टूडेंट्स।
फिर से एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारी उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो हमने पढ़ी हैं। एक बार जरा इस क्वेश्चन को समझिए और मुझे बताइए कमेंट में लिख के कि क्या आंसर आपने सोचा है, फिगर आउट किया। शुरुआत करते हैं क्लासेस क्वेश्चन को फिगर आउट करने को लेकर। मुझे क्या कहा जा रहा है कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इतना है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कितना होगा। एक हिंट देता हूँ, एक छोटी सी हिंट देता हूँ स्टूडेंट्स, याद करो कि हमने एक बहुत ज़रूरी सी बात पढ़ी है कि सर फिर से वही बात कि सर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों एंगल्स हैं, और ये दोनों कैसे एंगल्स होते हैं। अगर ये x और ये x सेम है, ये मतलब ऑब्वियसली x लिखा हो तो सेम ही है, तो अगर ये दोनों एंगल्स हैं तो ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होता है, तो इनका सम हमने हमेशा से याद किया है कितना होता है सर, ये क्लियरली π/2 होता है। ऐसा ही tan इनवर्स x cot इनवर्स x और sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के लिए भी ट्रू होता है, एज लॉन्ग एज दे आर रिलाइंग अंडर द डिफाइंड डोमेन। उनकी जो डोमेन होती है उसको ज़रूर वो फुलफिल करें। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर, तो हमें क्या नज़र आ रहा है क्लास, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना दे रखा है सर, 2π/3। ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या दे रखा है सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना दे रखा है सर, 2π/3। तो एक छोटा सा काम करते हैं, मुझे तो ये पता है सर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो क्या साइन इनवर्स एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा π/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। बस यही बात तो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ये साइन इनवर्स एक्स है तो मैं इसे लिखूंगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली साइन इनवर्स वाई को भी क्या मैं लिख सकता हूँ, बेशक आप लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई है तो आप इसे लिखोगे कॉस इनवर्स वाई। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और ये लिखा हुआ है 2π/3। आई होप हम क्वेश्चन के काफ़ी नज़दीक हैं, काफ़ी क्लोज हैं। अगर इस सिंपल से ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अगर आंसर निकालना चाहें तो हम क्या कहेंगे क्लास, ध्यान से देखिए। सर पहली बात तो ये कि π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा, और पाई में से 2π/3 को इधर लेकर आए तो क्या नज़र आ रहा है सर, π/2 प्लस π/2 दैट्स क्लियरली पाई, और अगर 2π/3 को इधर लेकर आए तो दिस इज माइनस 2π/3, है ना। और इस तरफ क्या नज़र आ रहा है सर, अगर कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई नेगेटिव साइन वाले उधर लेकर गए तो ये हो जाता है कितना सर, ये हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स निकाल कर लाए थे, है ना। और इस क्वेश्चन के आंसर को अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो मुझे नज़र आ रहा है सर सीधा सीधा सा क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन आई होप आपने लिया होगा, क्या सर, कि सर पाई में से 2π/3 सब्ट्रैक्ट किया तो 3π माइनस 2π दैट्स π/3। सो पाई माइनस 2π/3, देखो 3 × पाई 3π, 3π माइनस 2π is पाई, दिस इज गोइंग टू बी π/3। तो आपका सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कितना आता है स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आता है π/3। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई, और अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो मैं क्या मार्क करूँगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। आई होप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था और आप सभी का ऑप्शन बी आंसर आया था। मुझे स्टूडेंट्स कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि कितने स्टूडेंट्स का आंसर बी आया था। अगर आपने नहीं भी लिखा था तो भी बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स की अभी तक हमने कुछ स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया, उनको कुछ न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट किया। इसकी डीपीपी के थ्रू हम इस प्रॉपर्टीज़ को, इन कंसेप्ट्स को और मजबूत बनाएंगे, इन्हें और बेहतर करेंगे, इन पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो अगले आपके थ्योरी लेक्चर्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम और प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करेंगे। टू बी मोर प्रिसाइज हम और ज़्यादा फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या फंक्शंस के वक्त बात की थी कि हम थीटा समझा होगा, फिर हमने कुछ चीज़ें की थी और फिर हम ग्रेजुअली फॉर्मूले पर शिफ्ट होते हुए क्वेश्चंस पर शिफ्ट हुए थे या इक्वेशंस पर शिफ्ट हुए थे। वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी हमने इन्वर्स फंक्शन की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, अभी हमने इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को समझा है, अब हम इसके फॉर्मूले पर शिफ्ट होंगे और फिर अलग अलग एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस को सॉल्व करके इस चैप्टर को हम कल्मिनेट करेंगे। इसके बाद लेक्चर आने वाला जो है वो स्टूडेंट्स आपकी डीपीपी है, और जो अगला थ्योरी लेक्चर होगा उसमें हम इसी पर बेस्ड और एक्सटेंशन करेंगे, इन्हीं एक्सप्रेशंस को फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और वो ले देकर बात वही है स्टूडेंट, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, जो फॉर्मूले पढ़े हैं, उन्हीं फॉर्मूले के एक्सटेंशंस हैं, आपको दिखाएंगे हम एक अलग नज़रिए से। बस हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम प्रिंसिपल रेंज को अफेक्ट ना होने दें। बस पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस बात का इल्म रहे कि आप कभी भी किसी भी हाल में आप रेंज, जो प्रिंसिपल रेंज जो है आपकी, उसको अफेक्ट ना होने दें। अगर वो सही मेंटेन्ड है तो आपके सारे फॉर्मूले, सारे आंसर सही हैं। बस उन्हीं पर हम बात करते चलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। इसके बाद एक डीपीपी स्टूडेंट जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उन पर बेस्ड सोल्यूशंस भी आपके रिलीज़ होंगे और उन्हें
उन्हें भी अच्छे से चेक करिएगा। क्या DPP में भी मुझे कमेंट्स में लिख के आंसर्स बताते रहिएगा, ताकि पता चलता रहे कि आपको चीज़ें समझ आ रही है या नहीं, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, और अब हम स्ट्रीमलाइन हो पा रहे हैं या नहीं, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मुद्दा है जो अब सॉल्व होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब हम एक अच्छा लेवल अचीव करने लगे हैं ग्रेजुअली, है ना। तो देखिए जल्दी से DPP को सॉल्व करिए और बताइए मुझे कि आपसे सॉल्व हुई या नहीं, क्वेश्चन हुए या नहीं, और फिर हम का सोल्यूशन देख के उन्हें और डिटेल में देखेंगे। हो या ना हो एक अलग बात है, कोशिश ज़रूर करना, ये सबसे ज़रूरी बात है। विद दैट स्टूडेंट्स, आगे आते हैं अगले हिस्से पर, अगले पार्ट पर। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं रही, ये पूरा पार्ट समझ आया। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा जो प्लेटफॉर्म है www.magnetbrains.com, ये इंडिया का नंबर 1 फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में, मतलब किंडरगार्टन से 12th, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CUET, NTAC, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, ऐसे करके जब आप पोर्टल एक्सप्लोर करेंगे तो आपको, जैसे अगर आप IIT JEE पर क्लिक करते हैं तो आपको पूरा IIT JEE सेगमेंट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको 11th और 12th लेक्चर सब्जेक्ट वाइज प्लस क्लास वाइज आपको मिलेगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो ही 12th के हिसाब से अलग मिलेंगे, 11th के बाइफर्केटेड मिलेंगे, और आप अपनी स्टैंडर्ड लेक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट का सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उसके सारे जितने भी चैप्टर्स अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं आपके सामने खुल जाएंगे, और वो सारे आप एक एक करके एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। बेशक यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप टीचर्स क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये सारी चीज़ें हम इंश्योर करते हैं कि आपको डिलीवर करें अंडर दिस पैकेज विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड टू यू। नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, यहीं पर वेबसाइट पर नीचे आपको हमारे गूगल एप्लीकेशन, या फिर अगर आप चाहें एंड्रॉयड एप्लीकेशन, या फिर अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, या फिर यहीं पर डाउट पूछने का भी लिंक आपको मौजूद मिलेगा। थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डाउट पूछने का लिंक, आस्क योर डाउट भी मिल जाएगा। जैसे ही आप इस चैप्टर में कोई भी चैप्टर को एक्सपांड करेंगे, सारे लेक्चर्स आपके सामने खुल जाएंगे। किसी भी लेक्चर के वॉच नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो वो लेक्चर आप फुल स्क्रीन मोड में, बफर फ्री मोड में देख सकते हैं यहीं से, या फिर आप चाहें तो सारे के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी रेप्लिकेट होते हैं, वहाँ से भी हमें देख सकते हैं और सारा चीज़ें अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, डाउट्स फॉरवर्ड करने के लिए आस्क योर डाउट यहाँ पर लिंक मौजूद है, वहाँ से अपना डाउट फॉरवर्ड करिए, और उस डाउट के थ्रू प्रॉपर फॉर्मेट में क्रॉप करके, प्रॉपर रिजोल्यूशन के साथ, प्रॉपरली रिमार्क डालकर आप अपना डाउट भी हमें भेज सकते हैं। एंड येस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, याद रखिए कि ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हमारा पूरा यकीन है कि इन लेक्चर से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए, सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड एंड एक्नॉलेज्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स की चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी, मतलब कोई भी वीडियो आपके काम का रिलीज़ हो रहा है, कोई भी नई चीज़ हो रही है, कोई भी नई चीज़ अपलोड हो रही है, अगर उससे आपको अपडेटेड रहना है, अगर आपको नोटिफाइड रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि एवरीथिंग यू स्टे अप्राइज्ड ऑफ, नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स। एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। तो हमारी गुजारिश है आपसे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करिए, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट IIT JEE मॉड्यूल या हर एक कोर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं से अवेल कर पाएँ और उससे बेनिफिट हो पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।